कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चल के दिखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। तो जैसा कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो अब आचार संहिता लगने वाला है। लेकिन आचार संहिता होता क्या है? हम सब बात करते हैं आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन उसके बारे में क्या एक्चुअल में आप जानते हैं? तो इस लेक्चर में हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आचार संहिता होता क्या है। अगर आप एक वोटर हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आपको जानने का पूरा जानने का आपका एक कर्तव्य भी है कि आचार संहिता होता क्या है। तो आइए बात करते हैं आज इसके लेक्चर में। तो आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, परिभाषा ये होता है, वह नियमावली जिसका पालन करना प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के लिए क्या हो, आवश्यक हो, क्या कहलाता है? आदर्श चुनाव आचार संहिता इसका। तो ये कुछ 7-8 विषयों पर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य आचरण के बारे में कि एक अगर राजनीतिक दल है या आप एक प्रत्याशी हैं, तो आपको अगर एक चुनाव में आप प्रतिभाग कर रहे हैं तो आपके कर्तव्य क्या है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो बात करेंगे सामान्य आचरण का। देखिए, सामान्य आचरण में पहला पॉइंट जो है, ऐसी किसी गतिविधि में शामिल ना होना जो विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाओं के बीच तनाव उत्पन्न करे। यानी ऐसी किसी भी गतिविधि में नहीं आपको एक प्रत्याशी या एक दल के जो विभिन्न प्रत्याशी होते हैं उनको शामिल होना क्या है, उसको साफ साफ मना किया गया है कि ऐसी आपको किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना जो एक जनता के बीच में तनाव उत्पन्न करे। अगला बात करेंगे, अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम पिछले रिकॉर्ड और काम तक सीमित होना चाहिए। यानी अगर आप किसी दूसरे राजनीतिक दल यानी अपने विपक्षी का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो आपको किस आधार पर करना है? उनकी नीतियों का करना है, उनकी पॉलिसीज का करना है, उनके कार्यक्रमों का करना है, उनके पिछले रिकॉर्ड्स का करना है, और जो उन्होंने काम किया, जो कमियां रही उसकी करना है, ना कि उनके निजी जीवन की आलोचना करना है। इससे क्या करना है, उस पार्टी को और उससे के प्रत्याशी को बचना चाहिए चुनाव के दौरान। चलिए अगला बात करेंगे, वोट के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं करना है। मतलब आपको वोट के लिए कोई सांप्रदायिक भावनाओं को या उससे रिलेटेड बातों को नहीं फैलाना है जिससे लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न हो। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का चुनाव के लिए प्रयोग नहीं करना है। मतलब चुनाव के दौरान आप इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक सामान्य आचरण है। चुनाव जब आप आचार संहिता लग जाता है तो एक पार्टी का और उसके प्रत्याशियों का इसका पालन करना क्या है, आवश्यक है। अगला हम बात करेंगे, उन सभी गतिविधियों से बचना जो भ्रष्ट आचरण और चुनाव कानून के तहत क्या है, अपराध है। अच्छा, अब भ्रष्ट कानून और इसमें चुनाव कानून माफ कीजिएगा, भ्रष्ट आचरण और चुनाव कानून जो है उसके तहत कौन कौन से, जैसे अगर आप इसमें किसी भी वोटर को आप रिश्वत दे रहे हैं, यानी अगर आप एक प्रत्याशी हैं या आप किसी के माध्यम से रिश्वत दिलवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मतदाता को, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर आप अपनी प्रचार कर रहे हैं या वहां पर चुनाव चिन्ह शो कर रहे हैं, तो ये भी सब क्या है, सार्वजनिक वहां पर बैठक कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसका क्या है, अवहेलना है, उसको तोड़ना है। तो इस तरीके से इसके लिए आपको कुछ इसमें जैसे आपको 24 घंटे के लिए आपको चुनाव करने से रोक दिया जा सकता है, 48 घंटे के लिए रोका जा सकता है, 2-3 दिन के लिए भी रोका जा सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको इसमें दोषी ठहराया जा सकते हैं, कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ 5वें पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार आदि का उपयोग बिना उसकी अनुमति के झंडा, बैनर, नोटिस, नारे लिखने आदि के लिए अनुमति नहीं देगा। यानी कोई राजनीतिक दल है या उम्मीदवार है तो वो अपने या अपने किसी सहयोगी द्वारा अगर वो किसी व्यक्ति के दीवार पर या भवन जो भी हो वहां पर बिना उसकी अनुमति के वो पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकता है। अगला है, एक पार्टी द्वारा उस स्थान पर जुलूस नहीं निकालना है उस पार्टी या व्यक्ति को जहां पर दूसरी पार्टी बैठक कर रही हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके जो समर्थक हों उन दोनों में हो सकता हो मतभेद हो और आगे चलकर ये विकराल रूप धारण कर ले, दंगे का रूप भी हो सकता है। इसीलिए ये कुछ हमारे ये सामान्य आचरण के कुछ
पहलू थे, कुछ नियमावली थे जिनको उनको फॉलो करना क्या है, अनिवार्य है। अगला बात करेंगे हम बैठक के बारे में। देखिए बैठक से संबंधित कुछ नियम है, उनको शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला पहला क्या है इसमें, बैठक या जुलूस से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना है। यानी अगर आप कहीं जुलूस माफ कीजिएगा, कहीं बैठक कर रहे हैं या बैठक करने जा रहे हैं, कोई सभा करने जा रहे हैं, तो वहां पर उस स्थानीय पुलिस को आपसे पहले से सूचना देना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो वहां की सामान्य तरीके से चले, नहीं तो हो सकता है आपकी सभा की वजह से वहां से आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको फॉलो करना है। अगला देखेंगे, लाउड स्पीकर या किसी अन्य सुविधा के लिए उपयोग के लिए आपको क्या करना है, जो उसके संबंधित अधिकारी हैं उनसे पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको सूचित करना है जुलूस निकालने या बैठक करने के लिए कहीं पर। अगला, बैठक में बाधा या अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर उपस्थित जो पुलिस हैं, जो पुलिस बल है, उनकी मदद लेनी है, उनको कार्रवाई करने देना कि आप खुद या आपके समर्थक जो हैं हाथापाई करने लगे, उसको दंडित करने लगे। ये क्या है, अपराध है एक तरीके से। किसके लिए, जो कैंडिडेट हैं या जो संबंधित राजनीतिक दल हैं, उनको ऐसा करने से बचना चाहिए। किसका, आचार संहिता में क्या है, एक नियमावली है जिनको उनका पालन करना क्या है, आवश्यक है, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अगर एक संवेदनशील पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए कुछ और पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। कुल मिलाकर ऐसे करीब करीब 7 या 8 विषय हैं, उनको देख लेते हैं। पहले हमने बात किया सामान्य आचरण, दूसरा हमने बात किया बैठक, अब आगे संहिता से संबंधित तो कौन सा है, वो जुलूस है। जुलूस से संबंधित पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कौन से नियम है इसमें देखिएगा। देखिए, समय से जुलूस शुरू करना और निर्धारित समय पर संपन्न करना, ये क्या है, उन पार्टियों और उनके प्रत्याशियों की क्या है, जिम्मेदारी है, उनके कार्यकर्ताओं की। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देना होगा कि मतलब वहां पर वो जुलूस निकालने वाले हैं, उसके लिए उनसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ और जुलूस के नियमावली है, लेकिन वो उतना विशेष नहीं है आपके लिए कि जैसे एक समय पर अगर 2 जुलूस निकल रहे हैं तो किसको कैसे कौन सा नियम फॉलो करना है, तो उतना विशेष नहीं था। चलिए हम अगले विषय में बात करेंगे। वो मतदान के दिन एक प्रत्याशी और उनके पार्टी की क्या दायित्व उनके बारे में है। देखिए, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करें, उनसे तरीके से कि उनका पूरा का पूरा समर्थन दें, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। अगला बात करेंगे, अपने अधिकृत कर्मचारियों को उपयुक्त बैज या पहचान पत्र देना। देखा होगा आपने कि जो किसी पार्टी या अलग अलग पार्टी के व्यक्ति क्या रखते हैं, वहां पर चुनाव अपना चिन्ह लगाए रखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी लगाना है, क्या है, अनिवार्य है उनको। इस तरीके से पता चलता है कौन किस पार्टी का व्यक्ति है। अगला बात करेंगे, मतदान के दिन और पहले के 48 घंटों के दौरान शराब बांटना क्या है, सीधा इससे बचना चाहिए पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को। अगला बात करेंगे, उम्मीदवार के शिविर या सरल होने चाहिए, मतलब जो लगते हैं वहां पर रहकर बैठने के लिए, आराम करने के लिए या बाकी व्यवस्था देखने के लिए, तो वो क्या हो, किसी भी पोस्टर, झंडे या प्रतीकों या किसी अन्य प्रचार सामग्री को प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी उनको क्या करना है, अगर शिविर लगा रहे हैं, बाकी चीजें लगा रहे हैं, लेकिन उनको क्या करना है, एक तरीके से पोस्टर बैनर नहीं लगाना उस दिन। 48 घंटों में आपने देखा होगा कि जो बैनर पोस्टर लगे होते हैं सब हटा दिए जाते हैं। चुनाव के जो पोलिंग होने वाली होती है, मतदान होने वाला था, उससे 48 घंटे पहले ये सब चुनाव वगैरह, प्रचार वगैरह भी सब थम जाते हैं। तो चलिए अगले विषय के बारे में देख लेते हैं। अगला विषय है पोलिंग बूथ। देखिए, पोलिंग बूथ से संबंधित क्या नियम है, मतदाताओं को छोड़कर चुनाव आयोग से वैध पास के बिना कोई भी मतदान केंद्र के प्रवेश नहीं करेगा। यानी कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी का वो है तो उस तरीके से वो प्रवेश नहीं कर सकता बिना मतदान जो वैध पास था उसके बिना। अगला बात करेंगे प्रेक्षक के सेंस में। देख लीजिए, जैसे उम्मीदवार व एजेंटों को चुनाव से संबंधित कोई भी विशेष शिकायत या समस्या हो तो पर्यवेक्षक, देखिए देखते हैं ना कि कभी कभी चेक करने आते हैं तो वो पर्यवेक्षक होते हैं, तो उनसे आप जो एजेंट होते हैं या जो संबंधित उम्मीदवार है, तो उनसे जो भी चुनाव से संबंधित शिकायत है तो उस पर्यवेक्षक के सामने वो उनके ध्यान में ला सकते हैं। अगला बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, सत्ता में अगर पार्टी है तो उसको किन किन चीजों से, उसके लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए, चुनाव कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग
वाहनों आदि का प्रयोग जो भी है ये सब नहीं करना है। ये सब सरकार, यानी अगर आप पार्टी के किसी पार्टी विशेष के लिए आप सत्ता में है, लेकिन किसी पार्टी या अपनी पार्टी विशेष के लिए चुनाव कार्य या चुनाव से संबंधित कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उस दौरान आप सरकारी खर्चे नहीं, आपको खुद की पार्टी के खर्चे पर बाकी सब आपको चुनाव प्रचार करना है। अगला बात करेंगे, कोई भी दल या उम्मीदवार सरकारी आवासों एवं भवनों का उपयोग नहीं करेगा इस दौरान। जो है अगर सत्ता में है लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं तो इस दौरान वो उनका ये उपयोग नहीं करना है। चुनाव घोषणा के बाद मंत्री और अन्य प्राधिकरण जो भी आप देख पाते हो तो अनुदान या भुगतान से संबंधित जो भी है वो मंजूरी नहीं देंगे। इस तरीके से जैसे होता ना कि देखते हैं आप कि जैसे ही आचार संहिता लगता कब है, खत्म कब होता है। देखिए, लगता कब है, जब से चुनाव की घोषणा यानी तिथियों की घोषणा हो जाती है तब से क्या होता है, जो आचार संहिता लग जाता है। और साधारणतः ये क्या, जब तक वोटिंग होती है, जिस दिन वोटिंग होती है उसके बाद जैसे नतीजे आ जाते हैं तो वो आचार संहिता खत्म हो जाता है साधारणतः। तो इस तरीके से तो इस दौरान कोई भी नई जो स्कीम्स है सरकार या बाकी चीज़ें वो उसकी मंजूरी नहीं दे। उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की परियोजना या योजना जो भी हमने बात किया पहले, उसकी आधारशिला नहीं रख सकते हैं आप वो आचार संहिता लग जाने के बाद। अगला बात करेंगे, सरकार ऐसी कोई नियुक्ति नहीं करेगी जो सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सके। यानी आचार संहिता लग जाने के बाद आप कोई भी नई नियुक्ति की घोषणा नहीं कर सकते हैं जिससे आपको उसका फायदा मिल पाए चुनाव में, उसमें। चलिए अगला हम बात करेंगे कुछ और। देखिए, एक और है लेकिन वो जैसे मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र से संबंधित है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है ये संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें इसका विशेष वर्णन है। भाग 15 में आएगा ये। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा कि कौन से भाग में है तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 29, विशेषता 324 में पूछा जाता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो कौन से थे, देखिए बताइएगा, सुकुमार सिंह जी थे। और वर्तमान में कौन है, ध्यान रखिएगा, श्री सुशील चंद्रा जी थे। ये कब से हैं, 13 अप्रैल 2021 से। अच्छा, इसका गठन कब हुआ, सबसे महत्वपूर्ण है 25 जनवरी 1950 को। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं लेकिन पहले ये 1 सदस्यीय था। कब तक, 1993 में क्या हो गया, ये 3 सदस्यीय हो गया, उससे पहले 1 सदस्य। तो इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, बाकी 2 अन्य होते हैं। अच्छा, कार्यकाल देख लें। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष और या 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए। जैसे वो इस समय मान लिया अगर 62 साल में उनका चयन हो रहा है या वो उनकी नियुक्ति हो रही है तो वो कितने साल बचेगा कार्यकाल का, 3 साल। लेकिन अगर उनका 55 साल में हो जा रहा है नियुक्ति तो अगले 6 सालों तक, यानी कब तक रहेगा, 61 वर्ष तक रहेगा। तो इस तरीके से 65 साल या 6 वर्ष। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त रहेंगे 6 वर्ष या 62 साल तक, 6 वर्ष या 62 साल तक। तो इस तरीके से ये कार्यकाल रहा। इनके कार्य क्या होते हैं, इनके दायित्व क्या होते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, आचार संहिता लगाना, पार्टियों को मान्यता देना, इस तरीके से ये सब इनके क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। और अब इसी से संबंधित देखेंगे हम राज्य निर्वाचन आयोग का। देखिए, राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो 1 सदस्यीय होता है। उसका क्या होता है, जैसे ये जो होता है लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव का कार्य पूरा करते हैं। उनका इसका देखते हैं, इनके द्वारा होता है, इनकी देखरेख में होता है। लेकिन जो आप पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, राज्य चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो करता है। तो उम्मीद है इस तरीके से कुछ विशेष तथ्य से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आपको डेली लेक्चर जो है 9 बजे आप इस चैनल पर 9 PM यानी डेली रात 9 बजे किसी ना किसी टॉपिक पर जो आपसे जुड़े होंगे उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आप चैनल पर आइए। डेली आप जो भी काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, खेती करते हैं, तो इस तरीके से क्या करना है, आप डेली 9 बजे इस चैनल पर आइए और आपसे रिलेटेड ही कोई आपको
आपका उसमें नॉलेज ही बढ़ेगा। आपको केवल 10 से 15 मिनट इस चैनल 10 से 15 मिनट डेली आप इस चैनल को दीजिए, और मेरा यकीन करिए आने वाले 1-2 महीनों में आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, एक बेहतर पोजीशन में, नॉलेज के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होगा। तो इस तरीके से अगर आपको एक बार फिर से अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो याद दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और उनको बताइए कि एक ऐसा भी चैनल है जो आपके बारे में, आपके एम्पावर करने के बारे में बात करता है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।